हेलो स्टूडेंट्स। आज का ये सेशन उन बच्चों के लिए है जो जेई और नीट का प्रिपरेशन करते हैं और वो फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं। और जब भी वो फिजिक्स स्टडी करते हैं तो उस फिजिक्स में मैथमेटिक्स का पोर्शन उनको बहुत परेशान करता है। और खास करके तब जब वो मैथमेटिक्स का पोर्शन अभी पढ़े भी नहीं होते हैं 11th-12th में, खास करके फंक्शन, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और जब उनको फिजिक्स में यूज करना पड़ता है तो वो बहुत ज्यादा अनईजी फील करते हैं कि कैसे करना है, क्यों करना है। टीचर उनको बोल देता है, वो उनको फॉलो करने लगते हैं, लेकिन खुद से ये नहीं समझ पाते कि कहां पे फंक्शन, कहां पे डिफरेंशिएशन, कहां पे इंटीग्रेशन करना है। तो आज का यह सेशन उन बच्चों के लिए स्पेशली होने वाला है जो कि 11th और 12th में इंटर करते हैं और जेई नीट का प्रिपरेशन का सपना लिए होते हैं। और ये पूरा मैथमेटिकल पोर्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज वो फर्स्ट सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें हम कंप्लीट कैलकुलस और मैथमेटिकल टूल्स जो फिजिक्स में यूज होता है उसके बारे में बात करेंगे। और आज के सेशन के में हम डिफरेंशिएशन से उसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें फंक्शन भी इंक्लूडेड है। और ये सब जानेंगे कि आखिर फिजिक्स में इनका इंपॉर्टेंस क्या है, हम ये यहां पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि जब भी आए तो तुम बेहिचक होकर के जहां भी जरूरत हो वहां पे यूज कर सको। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पोर्शन जो तुमको समझ जाने के बाद डिफरेंशिएशन आसान लगने लगेगा। फिजिक्स में तुम आसानी से यूज कर पाओगे। और यह समझ लो कि आज के सेशन के लास्ट तक अगर तुम पूरा वीडियो देखोगे तो तुम बिलीव करो डिफरेंशिएशन एकदम तुमको आसान हो जाएगा, खास करके फिजिक्स के लिए। हम पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, जो मैथमेटिक्स के बच्चों को पढ़ना है, जो 11th-12th में मैथमेटिक्स चूज करते हैं, मेरा पूरा कंसंट्रेशन उस सेशन पे होगा जहां पे फिजिक्स में तुम अप्लाई कर सको मैथमेटिक्स को। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते जाते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना, हम लोग स्लोली चलेंगे, धीरे धीरे। कोई घोड़े पे सवार होकर के जल्दी दौड़ने की कोशिश नहीं करनी, धीरे धीरे समझो चीजों को कि आखिर फिजिक्स में कौन सी चीजें कैसे यूज होती है, मैथमेटिक्स का पोर्शन। तो फर्स्ट वन हम जो बात करने जा रहे हैं वो है फंक्शन। सबसे पहले ये फंक्शन क्या होता है, ये एग्जैक्टली मैथमेटिक्स का पोर्शन है जो कि फिजिक्स में कैसे काम आता है उसके बारे में। तो तुम लोग 10th क्लास तक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब पढ़ चुके होंगे। अब ऐसे केसेस में जब लीनियर इक्वेशन वगैरह हम पढ़ते हैं तो सपोज y इज इक्वल टू, y एक क्वांटिटी है जो x पे डिपेंड कर रहा है, उसको लिखा गया ax प्लस b। यहां पे दो क्वांटिटी है, a और b कांस्टेंट है। और ये तुम लोग जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इससे तुम लोग फैमिलियर हो गए, जिसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल है और वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है जो 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है मैक्सिमम पावर 1 होने की वजह से। और टू वेरिएबल इसलिए क्योंकि यहां पे x और y दो वेरिएबल है। और तुम बोलोगे सर a और b क्या है, तो ये और b कोई रियल नंबर है, कांस्टेंट है। अब यहां पे दूसरे टर्म में इसकी बात करें तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। हम ये फंक्शन में क्यों पढ़ रहे हैं, तो समझो कि y एक ऐसा क्वांटिटी है, वेरिएबल क्वांटिटी जो x पे डिपेंड कर रहा है। इट मींस y इज डिपेंडेंट ऑन x। y x पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर x का वैल्यू बदल दोगे तो y भी बदल जाएगा। एक एग्जांपल से समझो, सपोज y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। x का वैल्यू 1 रखते हो तो y का वैल्यू क्या आ जाता है, 3 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 5। x का वैल्यू 2 रखते हो तो y का वैल्यू भी बदल के 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8। इट मींस इस तरह से क्या देखते हैं, वेन एवर x चेंजेस y चेंजेस अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। तो जब कभी भी एक क्वांटिटी, समझना फंक्शन को अब हम समझते हैं, जब कभी भी एक क्वांटिटी y दूसरे क्वांटिटी x पे डिपेंड करता है, ऐसे केस में y x का फंक्शन कहा जाता है। इट मींस y इज डिपेंडेंट ऑन x, इसका मतलब
y इज ए फंक्शन ऑफ x। x को बदल दो y भी बदल जाएगा, तो y x का फंक्शन होता है। ये तो हुआ कि फंक्शन किसको कहते हैं, इसका मीनिंग क्या है। अब इसके थोड़ा रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना। ये भी बात करेंगे कि हम ये फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे, तो ध्यान से समझना। y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ये फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। ये लिखने का मतलब क्या है, अभी जो एग्जांपल लिखे उसमें एफ ऑफ x के बदले तुम 3x+2 एज्यूम करो। y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू 3x+2। x को बदलेंगे y भी बदलेगा, और इसी को फंक्शन ऑफ x बोलेंगे। 3x+2 इज अ फंक्शन ऑफ x, जिसको लिखने का तरीका है f ऑफ x फंक्शन ऑफ x। अब तुम समझो, हम यहां पे दो क्वांटिटी को, एक x है और y है, आपस में रिलेट कर रहे हैं, और एक क्वांटिटी जब दूसरे पे डिपेंड कर रहा है तो एक क्वांटिटी दूसरे का फंक्शन कहा जाएगा। फिजिक्स में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। अब समझते हैं, जब हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं तो दो क्वांटिटी एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेज दिखते हैं। एक एग्जांपल से बात करें तो V इज इक्वल टू आई आर, हमारे पास एक रिलेशन मिला। वोल्टेज अक्रॉस ए रेजिस्टेंस R एंड करंट I इज फ्लोइंग थ्रू दैट रेजिस्टर, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। मान लो रेजिस्टेंस वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, डायमेंशन पे भी डिपेंड कर रहा है, ये कांस्टेंट हो जाए। अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो उस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है या वोल्टेज करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इस रिलेशन से हम ये बोल सकते हैं कि वोल्टेज इज ए फंक्शन ऑफ करंट, और दूसरे लैंग्वेज में इसको ये भी लिख सकते हो I इज इक्वल टू 1/r इंटू V, और अगर ये कांस्टेंट है तो I इज ए फंक्शन ऑफ V। और हम लोग ओम्स लॉ में यही तो पढ़ते हैं। तो जब कभी भी एक क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड कर रहा हो, एक के बदलने से दूसरा बदल जाएगा, तो वहां पे फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया। मतलब एक क्वांटिटी जब दूसरे पे डिपेंड कर रहा है तो पहला क्वांटिटी सेकंड का फंक्शन होगा। तो यहां पे V इज ए फंक्शन ऑफ I, और अगर ये लिखते हो तो I इज ए फंक्शन ऑफ V। फिर और हम बात करते हैं, मान लो दो मास है जिसमें एक है m1 एक है m2, और इनके बीच का डिस्टेंस है r। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब यहां पे फंक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है ये समझो। अगेन F एक क्वांटिटी है, अब अगेन R एक क्वांटिटी है, और ये जो टर्म है ये सबको तुम कांस्टेंट एज्यूम करो। एज्यूम करो क्या होता है, हमने दो ऑब्जेक्ट लिए, उसके मास को फिक्स कर दिया कि वो मास तो नहीं बदल रहा, तो अब उसका मास कांस्टेंट है, और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट होता है। तो जब ये पूरा क्वांटिटी कांस्टेंट है तो ये कभी नहीं बदल रहा, तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स बिटवीन टू मासेस इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां से बोल सकते हैं फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ आर। अगेन टू क्वांटिटी, फोर्स आर पे डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। तो ये समझ लो, ये तो हम कुछ एग्जांपल बताएं। फिजिक्स में जहां कहीं भी तुमको एक क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड करता हुआ दिखे तो ये समझ लो कि फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड का फंक्शन है, क्योंकि जब तक तुम फंक्शन को नहीं समझ पाओगे तुम डिफरेंशिएशन तक पहुंच ही नहीं पाओगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन की बात है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, और y एक क्वांटिटी है, x एक क्वांटिटी है। y क्वांटिटी x पे अगर डिपेंड कर रहा है तो y x का फंक्शन होगा, और उसी क्या रिप्रेजेंटेशन का टेक्निक है ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो आई थिंक तुम अब फंक्शन समझ पाए होगे, और फिजिक्स में हम लोग फंक्शन अलग अलग चैप्टर्स में
कैसे समझेंगे कि यहां पे फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? सिंपल सी बात, एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी सेकंड का फंक्शन कंसीडर किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं फंक्शन को समझ लेने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो कि तुम पहले भी सुने होगे, लेकिन हम यहां पे डिफरेंशिएशन तक पहुंचेंगे उसी कॉन्सेप्ट से, दैट इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। जो भी तुमको जरूरत पड़े नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज करो और नोट कर सकते हो, ठीक है? तो अब हम सिंपल समझते हैं ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये क्या होता है? किस चिड़िया का नाम है ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन? क्योंकि ये जो ग्रेडियंट और स्लोप है यही तुमको डिफरेंशिएशन तक पहुंचाएगा। पूरे सेशन में बने रहना, तुम डिफरेंशिएशन को बिलीव करो अच्छे से समझ पाओगे। तो अब देखो, हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन ही लेते हैं। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है और हम ये समझ के चल रहे हैं कि तुम लोग को 10th क्लास तक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज ऑलरेडी होगा, क्योंकि उसमें उसका यूज है। तो अब हम इस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ये स्ट्रेट लाइन को हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं कि इसका एक पार्टिकुलर इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x+2। और ये तुम लोग समझते होगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जो तुम लोग 10th में ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ते होगे इस तरह का, bx ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में कोई भी अगर इक्वेशन है तो वहां से एक लाइन ही हमको मिलता है। ये तुमको, हम ये मान के चल रहे हैं कि तुमको ये चीजें पता है। तो अब ये y इज इक्वल टू 3x+2 इस लाइन का इक्वेशन है। अब इस लाइन का इक्वेशन है, पता क्या करना है? ग्रेडियंट ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले इस ग्रेडियंट का स्लोप का मीनिंग क्या होता है? अगर हिंदी में समझो तो इसका मीनिंग होता है ढलान। ढलान। अब तुम बोलोगे ढलान ही क्या होता है? ऊपर की तरफ नहीं। ये ढलान एक वर्ड इसलिए है कि जब भी हम किसी भी स्ट्रेट लाइन पे हैं तो उस स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रहे हैं, तो मूव करते समय डेफिनेट है कुछ ना कुछ इन दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बदलेगा। तो यहां से यहां तक मूव करते समय जो हमने ए से बी तक जाते समय वाई के अलोंग ऊपर की तरफ जो मूवमेंट किया वो ये वाला है। तो ये समझ लो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ये वाला आ गया, जिसको हमने डेल वाई नाम रखा। ए से बी पॉइंट तक जाते हुए हमने जो वर्टिकल जर्नी ट्रेवल किया, वर्टिकल डिस्टेंस, वो डेल वाई किया, और फिर ए से बी तक जाते समय जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डेल एक्स किया इस डायरेक्शन में। तो यहां से ऊपर जाते समय, तो अब ये जो डेल वाई है और ये डेल एक्स है, अब हमको बताएगा कि एग्जैक्टली पर यूनिट वर्टिकल डिस्टेंस हमने कितना मूव किया है विथ रिस्पेक्ट टू पर यूनिट मूवमेंट अलोंग एक्स। इसका मतलब समझो, तो ये है चेंज इन वाई व्हेन वी मूव फ्रॉम ए टू बी, ये क्या है? चेंज इन एक्स व्हेन वी मूव फ्रॉम ए टू बी। तो ये जो क्वांटिटी है डेल वाई अपॉन डेल एक्स, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन ए बी। इसी को बोलते हैं स्लोप। स्लोप लाइन के बारे में कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन देता होगा। तो स्लोप जो हम ढलान बोल रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन क्या देता है? सोचो, हमने क्या बोला? डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो ये क्या बता रहा है? चेंज इन वाई, चेंज इन वाई क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू पर यूनिट चेंज इन एक्स, पर यूनिट चेंज इन एक्स। तो मान लो यहां पे डेल वाई अपॉन डेल एक्स हमको ये मिला। अब यहां से डेल वाई अपॉन डेल एक्स मिला, अब एक और लाइन कंसीडर कर लो, मान लो वो ऐसा है।
अब इस लाइन के लिए समझना, उसका लाइन का इक्वेशन हम नहीं लिख रहे हैं। अब सोचो इसके लिए एकदम सेम हम यही पॉइंट कंसीडर करें, तो यहां से लेकर के ए से यहां पे बी डैश जाने में, तो अब इस लाइन के लिए डेल वाई डैश एज्यूम कर लो, जो सेकंड लाइन हमने लिया है। तो बी डैश तक पहुंचने में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो डेल वाई डैश है, और ये जो है वो डेल एक्स डैश वो सेम ट्रेवल कर रहा है। डेल एक्स डैश इज इक्वल टू डेल एक्स। इसका मतलब सेकंड लाइन के लिए जो हमने चूज करा है, इस लाइन के लिए डेल वाई डैश अपॉन डेल एक्स डैश, तो डेल एक्स तो एग्जैक्टली सेम है, तो डेल वाई डैश अपॉन डेल एक्स बोल रहा है। तो इसमें क्या तुमको दिख रहा है कि इन दोनों लाइन में क्या डिफरेंस है? ये जो लाइन दिख रहा है दैट इज लेस स्टीपर एज कंपेयर टू दिस लाइन। स्टीपर का मतलब क्या होता है? जो लाइन खड़ी है उसको हम मोर स्टीपर बोल देते हैं, और जो लाइन ऐसे झुका हुआ है एक्स के अलाउंग दैट इज लेस स्टीपर। तो ऐसे केस में इस लाइन के स्टीपनेस को कौन बताएगा? विच इज मोर स्टीपर, तो उस लाइन के स्टीपनेस को, स्लोप को, ढलान को कौन बताएगा? उसी के लिए ये क्वांटिटी चूज करा गया कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स क्या बता रहा है? चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू पर यूनिट चेंज इन एक्स, क्योंकि रेट ही बता रहा है, डिवाइड कर दिए तो यूनिट चेंज के लिए बताएगा। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स जिसका भी ज्यादा होगा उसमें स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा होने का मतलब द लाइन विल बी मोर स्टीपर, और मोर स्टीपर इट मींस वो y के क्लोज में होगा। तो स्लोप एग्जैक्टली लाइन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है वो मेन समझना है। उसने क्या इंफॉर्मेशन दिया कि वो x एक्सिस की तरफ ज्यादा झुका हुआ है या y एक्सिस की तरफ ज्यादा। विच इज मोर स्टीपर, स्लोप ज्यादा है, दो को लाइन को कंपेयर करो तो दो लाइन में एक का स्लोप ज्यादा है तो वो y एक्सिस की तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा। तो स्लोप किसी भी लाइन का एग्जैक्टली क्या बताता है? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू पर यूनिट चेंज इन x। ये तो इस ग्राफ से तुम लोग समझे। अब अगर इस लाइन का स्पेशली तुम स्लोप फाइंड करना चाहते हो कि क्या आएगा, तो अब उसके बारे में समझो। मान लो ए पॉइंट है और यहां पे बी पॉइंट है, तो ए का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट रहा होगा और यहां पे बी का भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट रहा होगा। ए का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट रहा है और बी का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट रहा होगा। तो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट हम कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से निकाल सकते हैं, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से निकाल सकते हैं। ये बात ठीक है। अब उसी को हम कैलकुलेट करके तुमको दिखाते हैं इस इक्वेशन के हेल्प से कि इसका स्लोप कितना आएगा। ध्यान से समझना। हम बात कर रहे हैं लाइन के ग्रेडियंट की, लाइन के स्लोप की। अब देखो इस लाइन में हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 है। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब ये स्ट्रेट लाइन का हम स्लोप पता करना चाहते हैं, तो सपोज हम x के कुछ वैल्यू लेते हैं, दैट इज -3, -2, -1, 0, 1, 2। फिर करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y ले लो। तो अगर पुट करोगे उसमें, इसमें x का वैल्यू -3 पुट करो तो 3 इंटू -3 -9 प्लस 2 ये 7 आ गया। फिर y का वैल्यू x का वैल्यू -2 पुट करो तो -6 प्लस 2 दैट इज ये -7, -6 प्लस 2 इज -4। फिर उसके बाद इसमें x का वैल्यू -1 पुट करो तो -3 प्लस 2 इज -1। फिर 0 पुट करो तो 2। फिर उसके बाद 1 पुट करो x का वैल्यू तो 3 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 5। फिर 3 इंटू 2 प्लस 2 तो 8। तो तुम क्या देखते हो कि x को अगर हम यूनिट अमाउंट से बढ़ा रहे होते हैं, समझना, x को अगर हम यूनिट अमाउंट से बढ़ा रहे होते हैं तो y कांस्टेंट अमाउंट 3 से बढ़ रहा है। y कांस्टेंट अमाउंट 3 से बढ़ रहा है। तो अब अगर तुमसे पूछें कि अगर y को यूनिट अमाउंट से बढ़ा रहे हैं तो y कांस्टेंट अमाउंट 3 से बढ़ रहा है, इसका मतलब इस लाइन का स्लोप और ग्रेडियंट पक्का है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन x। तो यूनिट चेंज इन x के लिए जो करेस्पॉन्डिंग चेंज इन y है वो सब 3 है। इट मींस यहां पे स्लोप हमेशा 3 होने वाला है। इस लाइन का स्लोप 3 होने वाला है। तो इसका मतलब
कि ये जो हमने देखा, ये क्या देखा कि x क्वांटिटी पे y डिपेंड कर रहा है और वो डिपेंडेंसी को इस फंक्शन से रिप्रेजेंट किया गया y इज इक्वल टू 3x+2। x को अगर हम यूनिट अमाउंट से इंक्रीज कर रहे हैं तो y+3 अमाउंट से इंक्रीज करते चला जा रहा है। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन x, मतलब x को यूनिट अमाउंट से चेंज करेंगे तो y जिस अमाउंट से चेंज करता है वही उस लाइन का ग्रेडियंट और उसका स्लोप होता है जो 3 के इक्वल है। तो ये हमने इसका स्लोप कैलकुलेट करा। स्लोप लाइन का तो ये चेंज इन y, तो चेंज इन y के लिए ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस। अब ये भी जान लो, अगर हम प्लेन पे कोई लाइन सेलेक्ट कर चुके हैं, इस लाइन का स्लोप चाहिए, तो तुम यहां पे ये पोर्शन ले लो, इसका डेल वाई अपॉन डेल एक्स ले लो, यहां पे ये बड़ा सा पोर्शन ले लो, इसके लिए डेल वाई अपॉन डेल एक्स ले लो। हर जगह पे ये स्लोप डेल वाई अपॉन डेल एक्स कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि तुम समझ पा रहे होगे यहां से यहां जाते समय डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यहां से यहां जाते समय डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यहां से यहां जाते समय डेल वाई अपॉन डेल एक्स, सब सेम आएगा। अब तुम बोलोगे कि सर क्यों सेम आएगा, तो अब तुम इसको ऑब्जर्व करो। तुम मान लो एक बार यहां से लेकर के यहां मूव कर जाते हो, तो यहां से लेकर के यहां मूव कर गए तो चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ? चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट मतलब 2 यूनिट बढ़ गया, -2 से 0 गया, 2 यूनिट बढ़ गया। अब यहां से यहां जाओगे करस्पॉन्डिंग, तो y कितने अमाउंट से बढ़ा? तो y है जो 6 यूनिट से बढ़ गया, -4 से 2 गया तो 6 यूनिट से बढ़ गया। तो अगेन x को 2 यूनिट से चेंज करा गया तो y 6 यूनिट से बढ़ गया, तो पर यूनिट चेंज चाहिए। चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन x, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तब भी 3 आएगा। तुम मान लो यहां से लेकर के सीधा यहां चले जाते हो, तो जब यहां से यहां चले जाते हो -3 से 2 तक, तो x को कितने अमाउंट से इंक्रीज किया, कितने यूनिट से चेंज किया? तो x को चेंज किया -3 से 2 तक जाने में, वो एग्जैक्टली 5 यूनिट से चेंज किया। फिर +5 हुआ, अब यहां से -7 से 8 तक जाने में अब वो कितना यूनिट से चेंज किया? तो तुमको दिख रहा होगा ये 15 यूनिट बढ़ गया। तो अब यहां से यहां तक जाने में y जिस अमाउंट से चेंज किया वो 15 है, यहां से यहां तक जाने में x जिस अमाउंट से चेंज किया वो 5 है, तो 15 डिवाइडेड बाई अगेन 3 आया। तो वही बात कर रहे हैं कि तुम लाइन के किसी भी पोर्शन को चूज करोगे उसका ग्रेडियंट और स्लोप सेम आएगा। तो किसी भी लाइन का स्लोप अगर तुमको कैलकुलेट करना है तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप ऑफ ए लाइन का मतलब है उस लाइन के किसी भी पोर्शन में चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन x क्या होने वाला है। तो आई थिंक अब तुम लाइन का स्लोप के बारे में समझ पाए होगे। और एक और बात, जब तुम लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू ax प्लस बी इस फॉर्मेट में देखते हो तो हमेशा ये जो लाइन हो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट के इक्वल ही लाइन का स्लोप होता है। यहां पे तुम दिख रहा होगा कि ये जो 3 है एग्जैक्टली वही 3 हर जगह हमको दिख रहा होगा। हम लाइन का कितना भी बड़ा पोर्शन ले, छोटा पोर्शन ले, हर जगह वो स्लोप यही x के कोएफिशिएंट के इक्वल दिख रहा होगा। तो अब ये समझ लो कि कभी भी एक लाइन का स्लोप चाहिए तो वो स्लोप चेंज इन y अपॉन चेंज इन x बताता है। अब इसका फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है ये भी जानना जरूरी है, तो वो देखो। स्लोप ऑफ ए लाइन का फिजिक्स में अलग अलग जगहों पे क्या इंपॉर्टेंस है। देखना हम कैसे डिफरेंशिएशन तक पहुंचेंगे इसी स्लोप और ग्रेडियंट की मदद से। डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली ग्रेडियंट और स्लोप ही होता है। कैसे होता है पूरे सेशन में बने रहो, तुम समझ जाओगे। अब देखो, मान लो हमारे पास एक रिलेशन है v इज इक्वल टू आई आर, जिसमें r को कांस्टेंट ले लिया गया है। ये जो r है वो कांस्टेंट है। अब अगेन ये जो तुमको दिख रहा है
इमेजिन करो हमने जो अभी लिखा था y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, इससे अगर कंपेयर करोगे तो इस a का काम यहां पे r कर रहा है और यहां पे कुछ नहीं है बाकी कांस्टेंट, इसका मतलब b का वैल्यू कुछ नहीं तो 0 है। तो कहीं ना कहीं ये v इज इक्वल टू आई आर एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे दो वेरिएबल v और i है y और x के बदले। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ इसका v इज इक्वल टू आई आर का कैसा होगा? तो अब बिना कुछ डाटा के ड्रॉ कर रहे हैं, बस इसको देख करके, तो v इज इक्वल टू आई आर इज जस्ट लाइक y इज इक्वल टू ए एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स है, इसका कोऑर्डिनेट तुमको पता होगा 0,0 होता है। अब इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो अब तुमको दिख रहा होगा कि कोई भी लाइन अगर y इज इक्वल टू एक्स के फॉर्मेट में होगा तो इससे पक्का पास करेगा, क्योंकि अगर x 0 डालेंगे तो y भी 0 आएगा। तो x 0 y 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस फॉर्मेट में जो भी इक्वेशन होगा वो भी ओरिजिन से पास करेगा। अब वो ओरिजिन से पास करेगा तो ओरिजिन से पास करने वाला हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहां से इधर गया तो इस साइड हमने जो लिया वो वोल्टेज और इस साइड हमने जो लिया वो करंट। तो पक्का है वोल्टेज वर्सेस आई का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। अभी हम प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस को लेकर के मेजर नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल इस इक्वेशन के बेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये V और I है। तो अब ये लाइन है तो डेफिनेट है इसका स्लोप क्या बताएगा, क्योंकि लाइन का स्लोप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमको देता है। तो अब यहां से A से B की तरफ गए तो यहां से यहां जाते समय ये वोल्टेज इस अमाउंट से चेंज किया तो करंट भी चेंज करेगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली हम जानते हैं। तो जब भी तुम ओम्स लॉ में ग्राफ ड्रॉ करते हो तो एक लाइन होता है, अब उस लाइन का स्लोप एग्जैक्टली उसका रेजिस्टेंस बताएगा। ये समझो, इट मींस स्लोप ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, जिसमें से करंट पास कर रहा होता है। तो R इज इक्वल टू डेल V अपॉन डेल I विच रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। तो अब अगर तुमसे पूछ लिया जाए, बताओ कि हमारे पास दो कंडक्टर है, एक है P और एक है Q, दोनों में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? एक का ओम्स लॉ ये है और एक का ओम्स लॉ का ग्राफ ऐसा है, दोनों में ग्राफ को देख करके बताओ कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या है? एग्जैक्टली इस लाइन का स्लोप होता है डेल V अपॉन डेल I। तो किसका स्लोप ज्यादा है? तो अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि जो y एक्सिस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है वो मोर स्टीपर होगा। इट मींस डेफिनेट है अगर तुम इस केस में पर यूनिट चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू पर यूनिट चेंज x की बात करोगे, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू पर यूनिट चेंज इन x, तो इस Q के लिए वो ज्यादा होने वाला है, इसका स्लोप ज्यादा होगा। तो आई थिंक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर Q इज मोर एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर P। तुम देख के भी बता दोगे कि एग्जैक्टली किसका स्लोप ज्यादा है किसका कम है। इसको तुम एंगल के टर्म में भी समझ सकते हो। ध्यान से देखो, मान लो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये 90 डिग्री कंसीडर किया तो tan थीटा इज इक्वल टू डेल V अपॉन डेल I होता है। tan थीटा इज इक्वल टू डेल V अपॉन डेल I मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तुम लोग 10th में ट्रिगो पढ़े होगे इसलिए हम इसको बता रहे हैं। तो डेल V अपॉन डेल I होता है, तो डेफिनेट है डेल V अपॉन डेल I में किसका ज्यादा होगा? जिसके लिए tan थीटा ज्यादा होगा। तो tan थीटा उसी का ज्यादा होगा जिसका ये थीटा ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर ये थीटा 1 है ये थीटा 2 है, तो अगर थीटा 2 ज्यादा होगा तो उसका स्लोप भी ज्यादा होगा। तो स्लोप को तुम एंगल के टर्म में भी बता सकते हो कि कोई भी लाइन का स्लोप चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू पर यूनिट चेंज इन x होता है। उसी को हम एंगल के टर्म में भी देख सकते हैं कि जो लाइन एक्स एक्सिस से ज्यादा एंगल बनाएगा, लार्जर एंगल बनाएगा, उस लाइन का स्लोप स्मॉलर एंगल वाले के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो हम फिजिक्स में अलग अलग जगहों पे लाइन का स्लोप कैलकुलेट करते हैं कि एक के बदलने से दूसरा बदल रहा है तो उसका स्लोप हमको वो क्या बताता है? चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन अदर क्वांटिटी। ये हम फिजिक्स में यूज करते हैं। लेकिन क्या हमेशा फिजिक्स में दो क्वांटिटी इसी रिलेशन से जुड़े होंगे? लीनियर ही रिलेशन होता है? तो बिल्कुल भी नहीं। एक क्वांटिटी दूसरे पर डिपेंड कर रहा है,
वो हमेशा लीनियर से जुड़ा होगा नहीं, तो इसका मतलब हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा नहीं। तो जब स्ट्रेट लाइन मिलेगा नहीं हमेशा, तो हम उन सब का स्लोप और ग्रेडियंट कैसे पता करेंगे? यही चैलेंज का काम है और यही क्वेश्चन तुमको डिफरेंशिएशन की तरफ ले जाने वाला है कि जब एक क्वांटिटी दूसरे पे लीनियर रिलेशन से जुड़ा है, यहां पे हमको जो दिख रहा है, अगर वो रिलेशन लीनियर ना हुआ तो एक क्वांटिटी का बदलना दूसरे के रिस्पेक्ट में, जो हम स्लोप की बात करते हैं, स्लोप ऑफ एनी जनरल कर्व, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? और यही स्लोप ऑफ एनी जनरल कर्व हमको डिफरेंशिएशन तक ले जाएगा। अब हम धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट को, जर्नी को डिफरेंशिएशन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना, फंक्शन क्या है? फंक्शन में हमने एक लाइन चूज करा और लाइन का स्लोप डिस्कस करा। स्लोप क्या बता रहा है? तो स्लोप लाइन के बारे में, लाइन में दो क्वांटिटी है, y पे और x पे, तो एक क्वांटिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे बदल रहा है, स्लोप वो इंफॉर्मेशन हमको देता है। तो ये तो तब हम यूज कर पाएंगे लाइन के स्लोप और ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट, जब दो क्वांटिटी ओनली लीनियर रिलेशन से जुड़ा होता है। लेकिन हमेशा ऐसा होने नहीं वाला। तो अब आगे देखते हैं कि जनरल कर्व के लिए हम लोग स्लोप और ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब भी तुमको लगे कि थोड़ा बहुत चीजें समझ में नहीं आई, वापस वीडियो को, सेशन को रिवाइंड करो, उसको देखो और फिर से वापस आओ इसी जगह पे, क्योंकि आगे का जो भी कॉन्सेप्ट तुमको समझना है, अगर अभी से पहले हमने जो डिस्कस करा वो अगर अच्छे से क्लियर नहीं है, तो तुम आगे डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को, स्लोप ऑफ ए कर्व के कॉन्सेप्ट कैसे डिफरेंशिएशन को कनेक्ट करता है, नहीं समझ पाओगे। और तुम ये भी नहीं जान पाओगे कि फिजिक्स में कहां पे क्यों डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ ए कर्व। ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ ए कर्व। कॉन्सेंट्रेट करना, 1 मिनट। चलो, अब सपोज हम लोग ये कर्व कंसीडर करते हैं और कर्व में हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने अभी क्या कहा कि दो क्वांटिटी कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा लीनियर रिलेशन से जुड़ा हो। तो अगेन y इज ए फंक्शन ऑफ x, और यहां पे हमने जो फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक कर्व है, मतलब एक लाइन नहीं है। वो किस तरह का कर्व है? इस तरह का कर्व है। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तुम जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ इसी तरह का दिखेगा। अब इसके लिए हम एक पार्टिकुलर पॉइंट, हम तुमसे बोल रहे हैं कि इसका स्लोप, तो तुम बोलोगे कि ये तो बहुत अलग सी बात हो गई, इसका स्लोप अगर तुम ऑब्जर्व करो तो स्लोप का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी जब बदल रहा है इसमें, तो y x पे डिपेंड कर रहा है, तो चेंज इन y अब विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन x, ये स्लोप बताता है। तो यहां पे तो ये जो स्लोप है वो तो हमने लाइन का पढ़ा है, यहां तो लाइन है ही नहीं। तो थोड़ी देर के लिए मेरे बात को समझना अच्छे से। जब भी हम एक कर्व को देखते हैं तो एक कर्व इनफाइनाइट पीसेस ऑफ स्मॉल लाइन से बना होता है। अगर तुम इस छोटे से पोर्शन को कंसीडर करो तो ये एक लाइन है, इस छोटे से, तो ये जो हम तुमको दिखाने के लिए दिखा रहे हैं कि इतना बड़ा है, उतना बड़ा है भी नहीं, वो इतना छोटा है कि अप्रॉक्सीमेटली 0 के क्लोज में है, लेकिन तुम कम से कम स्क्रीन पे देख पाओ, इसके लिए हम इतना बड़ा भी दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब एक कर्व छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से मिलके बना होता है, छोटे छोटे लाइन से मिलके बना होता है। तो अब डेफिनेट है कि यही स्लोप का कॉन्सेप्ट कर्व में डालने के लिए ये तुम समझो कि कोई भी कर्व इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रेट लाइन से मिलके बना होता है। अब जब भी हम चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x की बात करते हैं तो हर जगह पे लाइन की तरह वो चेंज सेम नहीं होने वाला। तुम बोलोगे क्यों नहीं होने वाला? तो थोड़ा सा इमेजिन करो, तुम लाइन ग्राफ का ये वाला पोर्शन लो a से b की तक,
और फिर दूसरा पोर्शन लो अगेन ये वाला ए डैश से बी डैश तक। समझना कि किसी भी कर्व के लिए लाइन की तरह स्लोप हर जगह सेम नहीं होता। हमने क्या कहा था लाइन में कि लाइन में कोई भी पोर्शन ले लो, ये छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, उस समय क्या होता है चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन एक्स हमेशा कांस्टेंट आता है। तुम इसमें वो चेंज कांस्टेंट नहीं देखोगे। इसका पहले मैथमेटिकल वर्जन भी देख लो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो हमने x चूज करा और y चूज करा। x हमने चूज करा -3, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर देखो तो ये 9 आ जाएगा, 4 आएगा, x का स्क्वायर करते जाओ, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, फिर 0, 1, 4 एंड 9, ये आ गया। अब तुम देख पा रहे होगे कि हमने x को यूनिट अमाउंट से चेंज किया है हर जगह, x को यूनिट अमाउंट से बदला है। तो अब जो करस्पॉन्डिंग चेंज इन y तुमको दिख रहा होगा, यहां 5 यूनिट से चेंज करा, सॉरी -5 यूनिट, यहां से 3 यूनिट डिक्रीज करा, यहां पे 1 यूनिट डिक्रीज करा, फिर यहां +1 हो गया, फिर यहां पे 3 यूनिट इंक्रीज करा, फिर यहां पे 5 यूनिट। तो जो तुम यहां पे पैटर्न देख रहे होगे, ये पैटर्न मतलब चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन x वो कांस्टेंट ही नहीं है। इसका मतलब इस कर्व के लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए डेल वाई अपॉन डेल एक्स है कि पक्का कांस्टेंट नहीं रहने वाला, एक वैल्यू नहीं रहने वाला, कि जैसे लास्ट टाइम y इज इक्वल टू 3x + 2 के लिए स्लोप 3 मिल गया, तो यहां पे अब वो हर जगह बदल जाने वाला है। अब इसका वर्जन इस ग्राफ पे देखो, कॉन्सेंट्रेट करना, तुम डिफरेंशिएशन तक पक्का पहुंच पाओगे, समझ पाओगे डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। हमने ए बी पोर्शन चूज करा। अब इस ए बी पोर्शन में चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, इसको डेल y रखते हैं और ये डेल x रखते हैं, ये डेल y और ये डेल x। फिर a डैश b डैश पोर्शन में चेंज इन y अपॉन चेंज इन x को समझते हैं, तो इसको डेल y डैश, और ये जो पोर्शन है हमने ऐसा चूज करा है कि ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम है, मतलब ये भी डेल x और ये भी डेल x। तो तुम इस पोर्शन ए बी को देखो, इस पोर्शन ए डैश बी डैश को देखो, तो यहां हमने लंबा पोर्शन सिलेक्ट किया है ग्राफ का, यहां हमने छोटा पोर्शन लिया है, लेकिन इस बड़े पोर्शन में चेंज इन y कोऑर्डिनेट ज्यादा है, चेंज इन x वही है जो यहां पे चेंज इन x है। कहने का मतलब इस a डैश बी डैश पोर्शन के लिए अगर तुमको स्लोप पता करना है a डैश बी डैश का और फिर यहां से ए बी का, तो स्लोप इस पोर्शन के लिए जो आएगा वो डेल वाई डैश अपॉन डेल एक्स आएगा। फिर यहां से जो स्लोप आएगा इस पोर्शन के लिए वो आएगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो अब तुमको इजीली दिख रहा होगा इन दोनों में कि डेल वाई डैश का वैल्यू डेल वाई से बड़ा है। तो जब डेल वाई डैश का वैल्यू डेल वाई से बड़ा है तो डिफरेंट है, ये वाला स्लोप एग्जैक्टली इस स्लोप से बड़ा है। तो जैसे जैसे तुम ग्राफ पे मूव करते जाओगे तो तुमको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे ये ग्राफ पे हम मूव करते जाएं तो ये ऐसे ऐसे मूव करते जा रहे होंगे, तो ये जो तुमको लाइन दिख रहा होगा ये धीरे 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 स्टीपर एंड स्टीपर एंड स्टीपर एंड स्टीपर मतलब वर्टिकल होते चला जा रहा होगा। तो पक्का है कि इस ग्राफ पे मूव करते हुए ये जो लाइन का स्लोप है जो हमने होल्ड करा है वो धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है। तो हर जगह पे लाइन का स्लोप ग्रेडियंट चेंज हो जाने वाला है। अब तुम बोलोगे सर ये कर्व है, आप बार बार लाइन क्यों बोल रहे हैं? तो अभी हमने कहा कि ये जो भी तुमको कर्व दिख रहा है ये छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है और उन स्ट्रेट लाइन का स्लोप धीरे 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 बढ़ रहा है। तो जब भी किसी भी कर्व का स्लोप हर पॉइंट पे बदलता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन था तो वो नहीं बदल रहा था, अब कर्व पे स्लोप हर पॉइंट पे बदलता है, इसीलिए जब भी हम किसी भी जनरल कर्व, कुछ इस तरह का कर्व हो या और भी अगर कोई रैंडम कर्व मिल जाए तुमको, तो उसके अगर हम स्लोप की बात करते हैं, ग्रेडियंट की बात करते हैं, तो अब एग्जैक्टली उस कर्व के किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप की बात करेंगे, क्योंकि हर जगह पे उसका स्लोप बदल जाने वाला है। हम यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा तो वो धीरे 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 वर्टिकल होने लगता है। इसका मतलब
कि अगर कोई कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो उस कर्व के ग्रेडियंट और स्लोप के लिए अब हमको वो पॉइंट फिक्स करना होगा ग्राफ पे, और उसी पॉइंट पे उसका स्लोप पता करना होगा कि उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्स वैल्यू के लिए वहां पे स्लोप कितना है। तो जब भी हम ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ ए कर्व की बात करते हैं तो अब ये स्पेसिफाई करना होगा कि उस कर्व का स्लोप किस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहिए, एक्स के किस वैल्यू पे चाहिए। क्योंकि जब हर जगह बदलेगा और हमने पॉइंट को मेंशन ही नहीं करा है तो स्लोप कैलकुलेट करने का कोई मीनिंग नहीं है, हर जगह बदलते चला जाएगा। तो अब हम वही डिस्कस करने वाले हैं इसमें कि एक पार्टिकुलर पॉइंट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे चूज करेंगे और उसका स्लोप क्या होगा तुमको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो ये तो पार्टिकुलर कर्व है, जनरल कर्व तो अभी बाकी है। तो पहले इसके लिए समझो कि एक पार्टिकुलर पॉइंट फिक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप बदल रहा है तो एक पार्टिकुलर पॉइंट फिक्स करना जरूरी है। तो अब आगे देखते हैं। एक पॉइंट फिक्स करने के बाद ये रहने दो, इस डाटा का हम यूज करेंगे। तो -1 0 1 2 3 ये है जो कांस्टेंट अमाउंट से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, +1 +1 +1। चलो ये चेंज को हम हटा रहे हैं, आगे हम इस डाटा को यूज करेंगे। अब मेरा मेन एम है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व के लिए अगर अलग अलग x पे उसका स्लोप बदल रहा है तो चलो एक पॉइंट ही चूज कर लो, एक पॉइंट ही चूज कर लो और वहां पे स्लोप कैलकुलेट करके बताओ। तो अब मेन एम क्या है कि एक पार्टिकुलर कर्व में, एक पार्टिकुलर कर्व में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक पार्टिकुलर कर्व है, जनरल नहीं लिया है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पार्टिकुलर कर्व में हमने एक पॉइंट को फिक्स करा और वो पॉइंट है x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू 3 पॉइंट पे इस कर्व का स्लोप क्या आएगा वो हम जानना चाहते हैं। इट मींस द मेन एम इज टू फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 3। हमने वो पॉइंट को बता दिया कि चलो x इज इक्वल टू 3 पे उसका स्लोप बताओ। तुम बोलोगे कि सर x इज इक्वल टू 3 एक पॉइंट पे स्लोप का क्या मतलब है, क्योंकि स्लोप के लिए तो लाइन होना जरूरी है, भले आप छोटा ही लाइन ले लेकिन लाइन होना तो जरूरी है। तो कुछ देर के लिए मेरे साथ बने रहो, तुमको समझ आ जाएगा कि ये पॉइंट पे हम किसी भी कर्व के लिए स्लोप कैसे पता करते हैं। तो ध्यान रखना। अब इसके लिए क्या करो, इसको हमने P कंसीडर करा है और एक पॉइंट ले लो इसी कर्व पे Q और इसको ज्वाइन कर दो। इसी कर्व पे हमने एक Q पॉइंट चूज करा और Q पॉइंट को इस तरह से चूज करा कि P से Q तक जाने में हमने जो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करा है उसको डेल y नाम रख दिया और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो डेल x नाम रख दिया और ये r है। इस पॉइंट को हमने r चूज करा। तो a से b तक जाने में जो हमने वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करा डेल y और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करा वो डेल x है। अब जो डेल x का अमाउंट है तुमको इतना बड़ा दिख रहा होगा, तो जब ये डेल एक्स का अमाउंट इतना बड़ा है तो ये PQ लाइन कर्व के लिए एक सीकेंट की तरह दिख रहा होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीकेंट? थोड़ा अगर तुमको पता नहीं है, ये 9th 10th के बच्चों को पता होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि तुमको पता है। उन बच्चों के लिए हम बताने जा रहे हैं अगर उनको सीकेंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता वो देख लो। अगर कोई भी कर्व होता है तो कोई लाइन किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करता है तो वो उसके लिए उस पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट होता है, ठीक। कोई भी लाइन किसी कर्व को एक पार्टिकुलर पॉइंट पे टच करेगा, ओनली वन पार्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो लाइन उस कर्व के लिए उस पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट होगा। लेकिन ये हो गया तुम्हारा टेंजेंट। और अगर कोई लाइन किसी कर्व को 2 पॉइंट पे काटते हुए पास कर जाता है तो अब ये जो लाइन दिख रहा है ये इस कर्व के लिए सीकेंट का काम करेगा, ठीक। तो अभी तुम ये डेल एक्स के अमाउंट को बड़ा सेलेक्ट किए हो तो उस केस में ये जो PQ लाइन है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए एक सीकेंट है।
ठीक, अभी मेरे साथ बने रहो, हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, स्लोप तक पहुंचेंगे, बिलीव करो, ध्यान रखना। तो यहां से हमने दो पॉइंट लिया Q, ये डेल वाई और ये डेल एक्स। मेन एम है x इज इक्वल टू 3 पे इस कर्व का स्लोप पता करना। अब आते हैं, डेल एक्स को हमने ये रखा है, तो अब जो Q है, इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 प्लस डेल एक्स हो जाएगा। Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 प्लस डेल एक्स हो जाएगा। तो हम अब यहां पे यही लिख रहे हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ Q, यहां पे x कोऑर्डिनेट ऑफ Q हम रख रहे हैं यहां पे, ध्यान देना। तो अब अगर x कोऑर्डिनेट ऑफ Q यहां रख रहे हैं, तो Q का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो उसके लिए हम थोड़ा पहले डेल x को चूज कर लेते हैं कि डेल x अभी हमने जो ये रखा है, वो डेल x को सबसे पहले रखा 0.1, फिर डेल x को छोटा किया तो 0.01, फिर डेल x को और छोटा किया 0.001, फिर डेल x को और छोटा किया 0.0001। तो इस तरह से जब डेल एक्स का वैल्यू सबसे पहले 0.1 सेलेक्ट किया, फिर छोटा करके 0.01, फिर और छोटा करके 0.001 और छोटा करके 0.0001, ये हमने यहां पे चूज करा है। अब अगर ये डेल एक्स का वैल्यू मिला, तो करेस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ Q, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ Q, तो समझना, अगर इसका पॉइंट, इसका x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 9 हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर इसका x कोऑर्डिनेट 3 है, तो डेल एक्स अमाउंट से x कोऑर्डिनेट बढ़ा, तो इसका x कोऑर्डिनेट 3 कॉमा डेल एक्स। हमने डेल एक्स को यहां चूज कर लिया है कुछ इस अमाउंट से, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ Q मतलब 3 प्लस डेल एक्स का वैल्यू फाइंड करते जाओ। अगर ये डेल एक्स है तो डेल एक्स 0.1, तो 3 प्लस डेल एक्स इज 3.1। फिर ये डेल एक्स अगर 0.01, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज 3.01, फिर ये आ जाएगा 3.001, फिर ये आ जाएगा 3.001। तो इस तरह से x कोऑर्डिनेट ऑफ Q हमको मिल गया। फिर उसी तरह तुम आ जाओ y कोऑर्डिनेट ऑफ Q पे, y कोऑर्डिनेट ऑफ Q, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ Q पता करो। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ Q, ध्यान रखना क्या है, जो भी x कोऑर्डिनेट होता है इस लाइन पे, y कोऑर्डिनेट उसी का डबल होता है। तो इस पॉइंट का ये जो Q दिख रहा है, इसका x कोऑर्डिनेट 3 प्लस डेल एक्स है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट। तो अब अगर 3.1 x कोऑर्डिनेट है Q का, तो y कोऑर्डिनेट इसी का स्क्वायर करते जाओ, आ जाएगा। तो 3.1 का स्क्वायर 9.01, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद 9.01 कैसे होगा, 9.61, फिर 3.01 का 9.0601, ठीक है। फिर 3.001 का स्क्वायर आ जाएगा 9.006001, और 3.0001 का स्क्वायर आ जाएगा 9.006001। ये आ गया। अब समझना, अब अगर हम यहां से यहां मूव करते हैं, डेल वाई अपॉन डेल एक्स का वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे। तो ये चेंज इन वाई आ गया, चेंज इन वाई, सॉरी, ये वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू आया इस पॉइंट का। तो समझते जाना, हमने क्या लिया, डेल एक्स का वैल्यू कुछ चूज करा 0.1, धीरे धीरे उसको छोटा करते गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ Q धीरे धीरे ये हो जाएगा, फिर करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट ऑफ Q ये हो जाएगा। तो अब यहां से यहां मूव करते समय जो डेल वाई है क्या है, तो डेल वाई जो होता है वो सिंपल, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट में से इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट माइनस कर दो। तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है Q का, तो 3 प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर देंगे इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो कि 9 है। तो अब माइनस करते जाओ, तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ये 3 प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर आया है, तो इसमें से हम y माइनस करते जाएंगे, मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ Q माइनस y, अब ये हमको डेल y का वैल्यू देगा। तो जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ डेल y है वो फाइंड करो। तो 9.61 माइनस 9, तो 0.61, 9.0601 माइनस 9, क्योंकि 9 ही लेंगे, क्योंकि हमने Q पॉइंट को इसी पॉइंट के लिए रखा है। तो अब उसके लिए रखेंगे तो क्या होगा, 0.0601, फिर इसके लिए
0.00601, फिर इसके लिए 0.00060001। तो ये तुमको मिल गया डेल वाई का वैल्यू जब यहां से यहां की तरफ हम मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये तो 3 फिक्स है ना। तो जब ये 3 फिक्स है तो डेफिनेटली यहां पे कांस्टेंट 9 माइनस करेंगे। तुम कंफ्यूज मत कर जाना कि सर यहां पे आपने 4 माइनस क्यों नहीं किया। ये देखो हमने कांस्टेंट इसको 3 को फिक्स करा है, तो ये -9 फिक्स है। बदल कौन रहा है? तो डेल एक्स बदल रहा है। तो डेल एक्स बदल रहा है तो हम जो डेल एक्स है तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू बदलेगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू बदलेगा। जो डेल वाई है उसके लिए हम केवल 9 को माइनस करेंगे, बाकी ये सबको मत देखो, ठीक। अब ये हमको डेल वाई मिल गया, डेल एक्स का वैल्यू तुमको पता है, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स अब अगर हम फाइंड करना चाहें इन सब के लिए तो अब हम इधर लिख रहे हैं, ध्यान रखना। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स का वैल्यू अब क्या आ जाएगा? तो देखो डेल वाई अपॉन डेल एक्स का वैल्यू देखो, ये डेल वाई है और अपॉन डेल एक्स, तो 0.61 डिवाइडेड बाई 0.1, तो 0.61 डिवाइडेड बाई 0.1 तो ये आ जाएगा 6.1। फिर उसके बाद 0.0601 माइनस सॉरी डिवाइडेड बाई 0.01, तो 0.01 है, 2 डेसिमल शिफ्ट कर जाएगा, तो 2 डेसिमल शिफ्ट कर जाएगा तो ये आ जाएगा 6.01। ये 2 डेसिमल इधर शिफ्ट करेगा, फिर यहां पे 0.001 तो 3 डेसिमल राइट में शिफ्ट करेगा यहां पे, तो 6.001 और फिर उसके बाद यहां पे शिफ्ट करेगा तो 6.0001। तो तुम क्या देख रहे हो, हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? पेशेंस रखो, कोई भी चीज का मेन सोल तक पहुंचने में डायरेक्टली डिफरेंशिएशन का फार्मूला रट के तुम कभी खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कहां पे डिफरेंशिएशन अप्लाई करनी है और कहां पे नहीं। फिर वही रटने वाली बात टीचर बोल के चला गया और तुम इस सेशन को समझोगे कि शॉर्ट हो जाता तो बढ़िया था। मेरे साथ बने रहो, तुम डिफरेंशिएशन को समझ पाओगे अच्छे से। ध्यान दो, अब हमने जो देखा, क्या देखा कि जैसे ही डेल एक्स का वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। इफ डेल एक्स बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर, इफ डेल एक्स बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर, देन डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। मतलब अगर डेल एक्स छोटा होके 0 के क्लोज में जा रहा है, तुमको दिख रहा होगा इनमें से ये 0 के ज्यादा क्लोज है, दैट अप्रोचेस टू 0। और अप्रोचेस टू 0 का मतलब होता है, ये सिंबल अप्रोचेस का मतलब होता है वो 0 के इक्वल नहीं है लेकिन 0 को एकदम क्लोज में है। तो हम इस डिस्कशन से क्या देख रहे हैं कि इफ डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल वाई अपॉन डेल एक्स का वैल्यू अप्रोच जो कर रहा है वो 6 के तरफ ज्यादा अप्रोच करते जा रहा है। तो इफ डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल वाई अपॉन डेल एक्स अप्रोचेस टू 6, डेल वाई अपॉन डेल एक्स अप्रोचेस टू 6। इसका मतलब है कि इस पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर लाइन का स्लोप चाहिए तो जो हमने सेकंड लिया है पी क्यू, अब उसको ऐसा कर दो कि वो सेकंड ना रह करके दैट लुक्स लाइक ए अप्रोक्सीमेट टेंजेंट। क्या बोल रहे हैं सुनना, अब डेल एक्स छोटा होते जा रहा है, इसका मतलब क्यू है दैट बिकम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू पी। डेल एक्स छोटा हो रहा है तो वो क्यू छोटा होते क्यू मूव करते 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 पी तक आ जाएगा। तो जब पी तक आ जाएगा तो ये दोनों पॉइंट पी और क्यू अब इतने क्लोज हो जाएंगे कि उन दोनों को ज्वाइन करके अगर लाइन ड्रॉ करते हो तो वो लाइन एग्जैक्टली लुक्स लाइक ए टेंजेंट एट द पॉइंट पी, लुक्स लाइक ए टेंजेंट एट द पॉइंट पी। इसका मतलब कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, सॉरी अप्रोचेस टू 6 कब हुआ? जब हमने लिमिट लगा दिया कि डेल एक्स 0 को अप्रोच करेगा। समझना ये कि अगर डेल एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स 6 को अप्रोच करेगा। और ये जो डेल वाई अपॉन डेल एक्स आया इस पार्टिकुलर पॉइंट के ऐसे 2 क्लोज पॉइंट के लिए डेल वाई अपॉन डेल एक्स है जिनको ज्वाइन करने पे जो सेकंड मिला वो लगभग पी पॉइंट पे टेंजेंट की तरह दिखता है। मतलब ये समझो कि ये कर्व है। अब इसमें हमने 2 क्लोज पॉइंट को इतना क्लोज रखा है
कि ये अलग अलग होते हुए भी लगेगा तुमको कि दैट इज ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो जब भी हम किसी भी कर्व पे एक पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप पता करते हैं, तो वो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप जो पता करते हैं वो उस पॉइंट के थोड़ा सा क्लोज में, कितना क्लोज, इतना क्लोज कि उनके बीच का जो डिफरेंस है अप्रोक्सीमेटली जीरो है, डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, उन दोनों को ज्वाइन कर दो। उन दोनों को ज्वाइन करने से जो सेकंड मिलेगा दैट लुक्स लाइक टेंजेंट एट दैट पॉइंट। इसका मतलब कि किसी भी कर्व के लिए एक पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर स्लोप चाहिए तो उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, वही स्लोप उस कर्व का स्लोप उस पार्टिकुलर पॉइंट पे होता है। इसका मतलब यहां से एक रिजल्ट हमको मिला कि स्लोप ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द स्लोप, और ग्रेडियंट दोनों एक ही हैं, इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, slope of the tangent to the curve at that point। किसी भी कर्व के लिए एक पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर स्लोप चाहिए तो कर्व के लिए पॉइंट पे स्लोप वही होता है जो उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप होता है। और वो टेंजेंट नहीं है, एग्जैक्टली दो क्लोज पॉइंट को ज्वाइन करने वाला सेकेंड है, लेकिन वो इतना क्लोज है कि वो टेंजेंट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो ये हमने एक कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालने का तरीका देखा। अब इसको जनरल कर देते हैं। जनरल मतलब क्या ये प्रोसेस डेल वाई अपॉन डेल एक्स 6 मिला, इसका मतलब इस पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप 6 मिलेगा। तो क्या हर बार ये काम करना होगा? तो बिल्कुल नहीं करना होगा। तुम पहले डाइजेस्ट कर सको मेन जनरल कॉन्सेप्ट को, इसके लिए एग्जाम्पल के थ्रू हम ये पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व है, उसमें हमने पॉइंट मेंशन नहीं करा, x इज इक्वल टू 3, उसको हम x ही रहने दिए हैं। तो हाउ वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एनी जनरल पॉइंट, हम उस पे आते हैं। और जब ये हो जाएगा तब हम किसी भी कर्व के लिए इसको भी जनरल कर देंगे, और जब ये भी जनरल होगा, पॉइंट भी जनरल होगा, तब हम किसी भी कर्व के लिए किसी भी पॉइंट पे स्लोप कैसे पता करते हैं वहां तक पहुंच जाएंगे, और उसी के डिस्कशन में हमको डिफरेंशिएशन मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट डाउन करना हो वीडियो को रोको और नोट कर सकते हो। पूरा सेशन देखो, तुम डिफरेंशिएशन समझ पाओगे। प्रॉब्लम होता है फिर से वापस देखो रिवाइंड करके, क्योंकि एक बार में इतनी सारी चीजें समझने में कई बार प्रॉब्लम हो जाता है। तो थोड़ा देर रुक जाओ, पॉज करो, बीच में ब्रेक लेना है ले लो, लेकिन जब तुम पूरा चीजों को रिवाइंड करके देखते हुए आगे बढ़ोगे, तुम डिफरेंशिएशन को पक्का समझ पाओगे। तो अब हम आते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए, ग्रेडियंट ऑफ ए स्लोप ऑफ ए कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए एट जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट पे कैसे फाइंड करेंगे? तो अगेन कर्व लेते हैं। अब चीजों को तुम अच्छे से समझ पाओगे। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व है, ये हमने ले लिया। ठीक, अब ये जो पॉइंट हमने लिया इसको तुम P ले लो, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है।
अब अगेन एक पॉइंट ले लिया Q, जिसका x कोऑर्डिनेट P पॉइंट से डेल x अमाउंट से ज्यादा है और y कोऑर्डिनेट डेल y अमाउंट से ज्यादा है। तो ये डेल y है और ये डेल x है। इसका मतलब ये जो कर्व हमने चूज करा है ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस पॉइंट पे जितने भी, इस कर्व पे जितने भी पॉइंट होंगे उनका y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर होगा। तो अब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर इसका x है तो डेल x अमाउंट से चेंज हुआ तो इसका x कोऑर्डिनेट x प्लस डेल x हो जाएगा। और जब x प्लस डेल x है तो y कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली कितना होगा? तो y कोऑर्डिनेट इसी का स्क्वायर हो जाएगा, और इसी का स्क्वायर हो जाएगा वो भी लिख सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ये f ऑफ x भी लिख सकते हैं, बिकॉज y इज ए क्वांटिटी डिपेंडेंट ऑन x, इट मींस y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो अब अगर ये x का फंक्शन है तो अब x के बदले x प्लस डेल x है, तो अब इसमें x कॉमा y लिखे हैं तो इसको थोड़ा डिफरेंट लिख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन के साथ, तो x कॉमा एफ ऑफ x भी लिख सकते हैं। इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, बिकॉज y इज ए फंक्शन ऑफ x भी है, तो y हम जनरल कर रहे हैं इसलिए ये काम कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x का यूज करके p का कोऑर्डिनेट x कॉमा y में y के बदले f ऑफ x लिख दिया गया। अब यहां पे x कोऑर्डिनेट x प्लस डेल x है तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल x। अब तुम यहां से देख सकते हो कि PQ लाइन जो मिला उसका P का कोऑर्डिनेट x कॉमा f ऑफ x और Q का x प्लस डेल x कॉमा f ऑफ x प्लस डेल x। तो अब तुम इस ग्राफ को देखो, ये जो हाइट है वो f ऑफ x के इक्वल है, बिकॉज y कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो ये डेल f ऑफ x के इक्वल है। फिर इसका जो y कोऑर्डिनेट है ये पूरा कंप्लीट f ऑफ x प्लस डेल x के इक्वल है। तो जो डेल y है वो क्या होगा? इसका y कोऑर्डिनेट में से इसका y कोऑर्डिनेट घटा देंगे तो ये डेल y आ जाएगा। तो इसका y कोऑर्डिनेट है क्या? f ऑफ x प्लस डेल x माइनस इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, तो दैट इज f ऑफ x। समझते जाना। तो ये डेल y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x। तो अब यहां से डेल y अपॉन डेल x बोथ साइड डेल x से डिवाइड कर दो, f ऑफ x प्लस डेल x। क्यों? क्योंकि किसी भी कर्व का एक पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का, पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप का मतलब उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप है। तो हमने वो पॉइंट x इज इक्वल टू 3 लास्ट टाइम मेंशन करा था, इस बार हमने पॉइंट लिया ही नहीं क्योंकि हमको जनरल चाहिए कि हमको x कोऑर्डिनेट पता ही नहीं है, हम बस x कोऑर्डिनेट जानेंगे। हम ऐसा फार्मूला बनाना चाहते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के किसी भी पॉइंट पे स्लोप सेकंड में फाइंड कर सकें, हम ऐसा फार्मूला बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने पॉइंट को इस बार चूज ही नहीं करा, वो जनरल पॉइंट रखा है। तो अब f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x दोनों तरफ हमने डेल x से डिवाइड कर दिया। अब आ जाते हैं जो फंक्शन है उसका वैल्यू यूज कर ले। तो डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x। तो f ऑफ x प्लस डेल x में क्या आ जाएगा? x कोऑर्डिनेट है उसी का स्क्वायर हो जाता है, तो हम f ऑफ x प्लस डेल x का वैल्यू x प्लस डेल x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस f ऑफ x। तो f ऑफ x एग्जैक्टली क्या है? x स्क्वायर के इक्वल, तो यहां पे x स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय डेल x आ गया। तुम आई थिंक ये समझ पाए होगे कि कैसे लिखा गया। f ऑफ x अगर x स्क्वायर के इक्वल है तो f ऑफ x प्लस डेल x होल स्क्वायर के इक्वल होगा, जो यहां पे लिख दिया गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू x प्लस डेल x होल स्क्वायर, जस्ट अप्लाई a प्लस b होल स्क्वायर, तो दैट इज x स्क्वायर प्लस डेल x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू डेल x माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल x। तो अब इसके बाद x स्क्वायर कैंसिल होता तुमको दिख रहा होगा, तो डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू, तुम इसमें देखो डेल x ऊपर में कॉमन ले लो, तो डेल x कॉमन लेने के बाद मिलेगा डेल x प्लस 2x डिवाइडेड बाई डेल x, ये कैंसिल हो गया। अब ये जो डेल y अपॉन डेल x है ये एग्जैक्टली है क्या? तो ये है स्लोप ऑफ सीकेंट PQ। डेल y अपॉन डेल x इस PQ लाइन का ही स्लोप है। अब वो लाइन कर्व के स्लोप में कैसे बदलता है उसके लिए क्या करना है अब कि इस Q को धीरे 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 P की तरफ लाना है।
तो क्यू पी की तरफ आने का मतलब है कि डेल एक्स को छोटा करना, और डेल एक्स को कितना छोटा करना, इतना छोटा कर देना कि दैट अप्रोचेस टू जीरो। तो अब हम वही इसमें अप्लाई करेंगे। तो अब देखो, ठीक है, हम इस साइड वाले कर्व को हटा रहे हैं क्योंकि इधर भी होता है लेकिन हमने पूरा नहीं ड्रॉ किया है, ध्यान रखना, हम जस्ट स्पेस का यूज करना चाह रहे हैं। तो अब लिमिट लगा दो। किस पे लिमिट लगा रहे हैं? डेल एक्स पे लिमिट लगा रहे हैं कि अब उसको छोटा होना होगा, धीरे 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 छोटा होना है। तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, हर जगह पे अप्लाई करना है, डेल एक्स प्लस 2x और फिर इक्वल टू, इसमें क्या है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। जब इसमें अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे क्यू अप्रोचेस टू पी। क्यों? क्योंकि जैसे ही डेल एक्स छोटा होता जाता है ये क्यू पी के क्लोज में आएगा, तो क्यू अप्रोचेस टू पी, स्लोप ऑफ सेकंड पी क्यू, ये आ गया। अब यहां से डेल वाई अपॉन डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये जो टर्म है इसी का एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है जिसको बोलते हैं dy अपॉन dx। ये समझ लेना कि जब कभी भी लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो हो तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन dx लिखा जाता है। ये इसमें कोई लॉजिक, कोई मैथ्स नहीं है, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स का वैल्यू dy अपॉन dx के इक्वल होता है, रिप्रेजेंटेशन, लेकिन तब जब डेल एक्स डिनोमिनेटर अप्रोचेस टू जीरो होता है, उसमें लिमिट लगा हुआ है कि ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, तब ये रिप्रेजेंटेशन। तो अब यहां से dy अपॉन dx इसके बदले हमने लिख दिया, दैट इज इक्वल टू, अब बताओ, इस डेल एक्स का वैल्यू अप्रोचेस टू जीरो है, तो जब ये डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो है तो ये नेग्लिजिबल हो गया। नेग्लिजिबल का मतलब जीरो नहीं होता, नेग्लिजिबल का मतलब एकदम छोटा क्वांटिटी है। तो अब ये नेग्लिजिबल हो गया तो ये पूरा एक्सप्रेशन 2x के इक्वल हो जाएगा। तो अब ये 2x के इक्वल होगा तो दैट इज इक्वल टू, जो स्लोप ऑफ सेकंड PQ था, अब Q का P के पास आ जाने से वो स्लोप ऑफ सेकंड स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P। तो ये जो तुमको दिखा, दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट to the curve y is equal to x square at any particular point x। मतलब dy upon dx, that is the slope of this curve at a particular point p whose x coordinate is x, whose x coordinate is x, x coordinate 2 बोला तो 2x में x के बदले 2 पुट कर दो तो स्लोप 4 हो गया। 3 बोला तो हमने लास्ट टाइम 3 पे कैलकुलेट किया था, 6 आया था, तो देखो ट्वाइस ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट मतलब 2 into 3, 6 आ जाएगा 3 पे, जो लास्ट टाइम हमने 6 कैलकुलेट किया था एक पार्टिकुलर पॉइंट के थ्रू। तो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ स्लोप ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट ए पार्टिकुलर पॉइंट x। एक पार्टिकुलर कर्व के लिए है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ध्यान रखो, ये जो हमने कॉन्सेंट्रेट करना, अभी जो हम स्टेटमेंट बोलने जा रहे हैं, ये जो हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए एक पार्टिकुलर पॉइंट, सॉरी एक जनरल पॉइंट P पे स्लोप पता किया है, वही कैलकुलेट करने के तरीका को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। डिफरेंशिएशन ना कोई हाथी है, ना घोड़ा है, ना ऊंट है, ना डॉग है। डिफरेंशिएशन किसी भी कर्व के लिए एक पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करने का तरीका है, और किसी भी कर्व के एक पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप क्या होता है, तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप होता है। और इस पार्टिकुलर फंक्शन कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप या फिर कर्व का स्लोप उस पार्टिकुलर पॉइंट पे 2x के इक्वल होगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तुम्हारे पास है, तुम कहीं पे भी चाहते हो फाइंड कर लेना इसका स्लोप,
तो बस उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखो। अगर एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, -1 है, 1 है, 2 है, क्या है, बस इसमें एक्स के बदले पुट कर दो। मतलब -2 पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्लोप 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा। -1 पे -2 हो जाएगा, 1 पे 2 हो जाएगा, 2 पे 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, मतलब ठीक इस पॉइंट पे स्लोप 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि कैलकुलेशन ऑफ स्लोप टू एनी कर्व एट ए पार्टिकुलर पॉइंट और जनरल पॉइंट is called the differentiation of the curve or of the function। तो डिफरेंशिएशन एक टेक्निक है किसी भी कर्व के एक पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करने का। अब ये तो एक पार्टिकुलर कर्व था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम मोस्ट जनरल किसी भी फंक्शन, किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्लोप फाइंड करना चाहते हैं, वो कर्व किसी भी शेप में हो, तो हम उसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेकिन किसी भी कर्व के एक पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप का मीनिंग समझ लेना कि उस कर्व के उस पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप होता है और किसी दूसरे चीज का स्लोप नहीं होता। ठीक है, तो अब वीडियो को पॉज करके ये तुम नोट डाउन करना, जो हम जनरल कर्व के लिए इसका बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं जनरल कर्व के लिए किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। तुम डिफरेंशिएशन समझने के एकदम पॉइंट पे हो, एकदम लास्ट पॉइंट पे, लेकिन डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करने का तरीका देखे। अभी हम यार रुक, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सेशन में हम तुमको बताएंगे कि एज ए स्टूडेंट तुमको कैसे पता चलेगा कि कहां पे डिफरेंशिएशन यूज करना है। केवल रट नहीं लेना है कि टीचर ने कह दिया देखो यहां पे डिफरेंशिएशन कर देना, डिफरेंशिएशन का 4-10 फार्मूला लिखवा दिया गया और तुम उसमें खुश हो जाना। तुम समझो पहले कि एज ए स्टूडेंट डिफरेंशिएशन कहां पे, क्यों, कैसे अप्लाई करना है, ताकि कोई भी नया कॉन्सेप्ट, नया फिजिक्स का टॉपिक में तुमको एक क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड करता हुआ दिखे, तो वहां पे अगर उसका ग्राफ स्टडी कर रहे हो, ग्राफ स्टडी नहीं भी कर रहे हो, तो खुद से ड्रॉ करके देखो कि यहां पे स्लोप का कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करा जा सकता है। और बिलीव करो, पूरा समझ जाने के बाद तुमको डिफरेंशिएशन जहां कहीं भी फिजिक्स में यूज होता हुआ दिखेगा, तुम आसानी से उसको डील कर पाओगे। ठीक है, तो अब देखते हैं मोस्ट जनरल कर्व के लिए। For general curve, this is very important। और यहां तक पहुंचने के लिए अभी हम इतने देर से जो डिस्कस कर रहे हैं, यहां तक पहुंचने के लिए था, ताकि तुम डाइजेस्ट कर सको मेन कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास एक जनरल कर्व है। अब तुम बहुत अच्छे से समझ पाओगे क्योंकि इतनी बार हम कर चुके हैं वो चीजें। अब ये जनरल कर्व है। अब ये जनरल कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अभी हमने कुछ एग्जाम्पल चूज नहीं करा। सेलेक्ट कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक, और वी हैव टू फाइंड ग्रेडियंट और स्लोप टू द कर्व एट ए पॉइंट P विथ कोऑर्डिनेट x, y। मतलब यहां पे एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y और y है, तो x, f ऑफ x भी लिख सकते हैं, बिकॉज y इज इक्वल टू एफ ऑफ x कोई फंक्शन है। अब इस पॉइंट पे ग्रेडियंट चाहिए या फिर स्लोप चाहिए, तो किसी भी कर्व के लिए एक पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप या ग्रेडियंट उस पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप और ग्रेडियंट होता है। तो हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? तो उसके लिए हमने जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए करा था, इसमें भी वही करेंगे। हमने Q पॉइंट चूज करा और Q पॉइंट इस तरह से चूज करा कि P पॉइंट से उसका क्या रिलेशन है, तो बस x कोऑर्डिनेट डेल x अमाउंट से चेंज किया, y कोऑर्डिनेट डेल y अमाउंट से चेंज किया। तो अब इस तरह से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x प्लस डेल एक्स, f ऑफ x प्लस डेल एक्स। अब इस ग्राफ को देखो तो तुमको दिख जाएगा कि नाउ
डेल एक्स सॉरी डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स हम डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, तो डेल वाई चेंज इन वाई, तो दिस कोऑर्डिनेट माइनस दिस कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ऑफ q माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ p, दैट विल गिव डेल y, तो दैट इज f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल x, तो ये डेल x ही रहने देते हैं। अब ये एग्जैक्टली डेल वाई अपॉन डेल एक्स है क्या, तो दैट इज स्लोप ऑफ द सेकेंड पी क्यू, तो दैट इज स्लोप ऑफ सेकेंड पी क्यू। अब यहां से लिमिट लगा देते हैं कि डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, तो डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, सेम टू सेम इसमें भी अप्लाई कर देंगे लिमिट, तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, और जब अगेन डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्यू है जो पी की तरफ आ रहा है, तो इट मींस लिमिट क्यू अप्रोचेस टू पी एंड स्लोप ऑफ सेकेंड पी क्यू, स्लोप ऑफ सेकेंड पी क्यू। अब यहां से इस एक्सप्रेशन को अभी हमने कहा क्या कहा था कि रिप्रेजेंटेशन में dy अपॉन dx लिखते हैं, तो इट मींस dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, and that is equal to now the slope of the secant pq becomes slope of the tangent at p, so that is slope of tangent at p, slope of tangent at p। अब ये जो टर्म तुमको दिखा, this is the general formula to find the slope to any curve at a general point p with coordinate x, y, मतलब इसी फॉर्मूले से ये जो मेन है, ये तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है जस्ट लॉजिकली तुमको समझने के लिए, मेन ये जो तुमको दिख रहा है dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी कर्व के लिए अगर एक पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। इसका मतलब किसी भी कर्व का एक पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करने का टेक्निक ही डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन में कई बार कहा जाता है कि चीजों को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं। ये जो है वो स्टेटमेंट कहां से आता है कि चीजों को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, ये वहीं से आता है कि जब भी हम एक कर्व की बात करते हैं और एक कर्व के ग्रेडियंट की बात करते हैं, तो ग्रेडियंट एग्जैक्टली केवल लाइन का कैलकुलेट करते हैं, तो कर्व में लाइन जैसी कोई बात नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि एक कर्व इनफाइनाइट पीसेस ऑफ स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है। अब उन्हीं में से जब क्यू को पी के एकदम क्लोज में लाएंगे, तो अब वो पी क्यू सीकेंट होते हुए भी उस पॉइंट का टेंजेंट बन जाएगा। इसका मतलब हमने क्या करा, उस कर्व को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ करके हर पीस एक स्मॉल लाइन की तरह है, और उसी लाइन का स्लोप मतलब उसी लाइन का स्लोप उस कर्व के पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप के इक्वल हुआ। तो जो लाइन है वो लाइन दैट लुक्स लाइक ए टेंजेंट, इसका मतलब डिफरेंशिएशन चीजों को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके होता है। यही चीज है छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना। तो डिफरेंशिएशन आई थिंक तुम लोग समझ पाए होगे कि किसी भी फंक्शन के लिए एक पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप होता है, और वो स्लोप उस फंक्शन के उस पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप होता है। यही है डिफरेंशिएशन, एंड दिस इज कॉल्ड, हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन और कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो क्या इस फॉर्मूले का यूज करके, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले का यूज करके किसी भी कर्व के लिए एक पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन जब तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो, जेई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो,
तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि इतना देर तक तुम इस वीडियो को देखे हो तो तुम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हो। मैथमेटिक्स में थोड़ी चीजें बदलती हैं, इसमें लिमिट पहले पढ़ाया जाता है। तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना कि ये देखने के बाद तुमको डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला मिला, तो क्या तुम फिजिक्स पढ़ते समय ये फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करोगे? तो नहीं। तुम समझे यहां से डिस्कशन के थ्रू कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। एक क्वांटिटी दूसरे पर डिपेंड करता है तो उसमें डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करके हम क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, एक क्वांटिटी का बदलना दूसरे के रिस्पेक्ट में, हम यही सारी चीजें इसमें बात कर रहे हैं। तो अब बहुत सारे कर्व का डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले से मिलेगा, लेकिन वो सब कर्व का तुमको कैलकुलेट नहीं करना है, वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट करते हैं। और अगर किसी का मैथ हो तो वो मैथ में डिटेल में इस फॉर्मूले को पढ़ोगे ही। हर जो मेन फंक्शन है, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, एक्स टू द पावर एन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर रेसिप्रोकल फंक्शन, ये सब मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले से तुम आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो किया जाता है इसी फॉर्मूले से किया जाता है और बाकी कोई रूल बनता है। तो दिस इज द मेन फॉर्मूला टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन। तो अभी हम एक आधा दो एग्जाम्पल के थ्रू तुमको बताएंगे कि इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी कर्व के एक पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, कर्व का स्लोप कैसे पता करते हैं। तो तुम लोग ये जरूर नोट डाउन कर लेना ये वाला बात, ठीक है? चलो अब हम देखते हैं जो ये फॉर्मूला मिला, इस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी कर्व के लिए हम स्लोप कैसे पता करते हैं। डिफरेंशिएशन इसी को कहा जाता है। सिंपल सा फंक्शन लेंगे हम, फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। वी हैव dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट del x approaches to 0, that is f of x plus del x minus f of x divided by del x। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन का मेन फॉर्मूला है। अब हमको करना है क्या? सिंपल क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू f of x, एक फंक्शन ले लेते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन 1/x और dy अपॉन dx पता करना है। ठीक, तो dy अपॉन dx पता करना है तो देख लो, dy अपॉन dx फॉर्मूले को पहले लिखते हैं। लिमिट del x अप्रोचेस टू 0 f of x प्लस del x माइनस f of x डिवाइडेड बाय del x। अब बस पुट करते जाओ, तुम चीजों को समझ पाओगे। f of x प्लस del x, तो f of x इज इक्वल टू क्या है? 1/x, तो f of x प्लस del x इज 1/x प्लस del x माइनस f of x, तो दैट इज 1/x डिवाइडेड बाय del x। तो दैट इज इक्वल टू लिमिट del x अप्रोचेस टू 0। अब इसको एलसीएम ले लो, तो x माइनस x माइनस del x डिवाइडेड बाय, ये दोनों का एलसीएम नीचे में आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है? हम सही ही कर रहे हैं, ठीक है? x x कैंसिल हो गया। अब लिमिट del x अप्रोचेस टू 0, अब जो बचा क्या बचा? माइनस del x डिवाइडेड बाय x इंटू del x इंटू x प्लस del x। अब अगेन तुमको दिख रहा होगा del x कैंसिल हो गया, तो अब जो दिख रहा है दैट इज लिमिट del x अप्रोचेस टू 0। अब यहां से क्या मिल गया? -1 अपॉन, तो ये तुमको दिख रहा होगा कि x स्क्वायर, अगर ब्रैकेट को ब्रेक कर दें तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस x इंटू del x। अब यहां से एक और चीज समझो कि जब del x अप्रोचेस टू 0 है, छोटा क्वांटिटी, तो x के साथ वो मल्टीप्लाई होकर के और छोटा हो जाएगा। तो दिस इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। अब इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? del x अप्रोचेस टू 0 इसमें लग गया, तो अब फाइनली -1/x स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब यह है हमारे पास अगर कोई कर्व 1/x है तो 1/x का ग्राफ ऐसा होता है। तुम देखे होगे कि अगर कोई भी क्वांटिटी रेसिप्रोकल, जैसे v इज इक्वल टू आई आर है, तो ध्यान से समझना, v इज इक्वल टू आई आर है तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v डिवाइडेड बाई आई आ जाएगा। मान लो हमने v को कांस्टेंट कर दिया। अब अगर v को कांस्टेंट कर दिया तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इसका मतलब इसको अगर y
ले लो और इसको x। अब यहां पे y एक्सिस पे रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर रहे हैं और x एक्सिस पे करंट को ड्रॉ कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ इस तरह से होगा। अब यहां से तुमसे पूछें कि y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ है, तो ये किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, अब वो पार्टिकुलर पॉइंट मान लो x इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 पे इसका स्लोप बता दो। तो x इज इक्वल टू 1 पे इसका स्लोप कैसे बताओगे? तो किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप -1/x² आया है, तो -1/x² है, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? -1/x²। तो जिस पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप चाहिए उसका x कोऑर्डिनेट 1 है, तो जस्ट -1/x² में x के बदले 1 पुट करो, तो 1², इट मींस इसका स्लोप -1 होगा। इसका स्लोप -1 हो गया। तो यही तो हम बात कर रहे हैं कि जब भी फिजिक्स में एक क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड करता है, वो वेरिएशन अलग अलग हो सकता है। यहां पे देखो रेसिप्रोकल वेरिएशन है, लीनियर रिलेशनशिप लाइन नहीं मिला। v इज इक्वल टू आई आर में हमने r को कांस्टेंट रखा था, तो v वर्सेस i का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिला। अगर हमने यहां पे v को कांस्टेंट रख दिया, तो अब r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू i, इट मींस y इज इक्वल टू 1/x से उसका ग्राफ मिलेगा। उसके एक पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम चाहते हैं कि स्लोप मिले, तो स्लोप एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो -1/x² है, तो यहां से हम ये कर लेंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे। और किसी दूसरे पॉइंट पे चाहिए तो उस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट क्या है उसका पुट कर दो, x के बदले, वहां से स्लोप मिल जाएगा। तो किसी भी कर्व के लिए हम इस फार्मूले से, जो ये मेन फार्मूला है, इससे फंक्शन का पार्टिकुलर पॉइंट पे, जनरल पॉइंट पे स्लोप पता कर सकते हैं। लेकिन फिजिक्स के स्टूडेंट को यह फॉर्मूला हर बार अप्लाई करके कैलकुलेट नहीं करना है। तो कुछ जनरल फंक्शन और उसका करेस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशन तुमको याद कर लेना है, तो ज्यादातर तुमको फिजिक्स में मिलता है। और उनको याद रख लेने के बाद तुम उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अब सोचो कि ये तुमने कर लिया, इस फॉर्मूले को समझ लिया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो अब तुम एक फिजिक्स के स्टूडेंट हो। समझना अच्छे से जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एज ए स्टूडेंट, हाउ कैन यू थिंक अबाउट डिफरेंशिएशन तुम डिफरेंशिएशन के बारे में कैसे सोचोगे? वेयर इट कैन बी अप्लाइड, कहां पे ये अप्लाई करा जा सकता है? तो ये जान लेना, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमने इस सेशन में जो भी डिस्कशन किया है उसको रिवाइंड करके पूरा देखो, रोक रोक के जहां नोट डाउन करना है उसको करो, उसके बाद मेरे इस बात को सुनना। अगर कोई भी स्टूडेंट ये फिजिक्स पढ़ रहा है और फिजिक्स में जहां कहीं भी वो फील करता है कि हम, मेरे पास यहां पे दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, एक वन क्वांटिटी है जो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी। तो जब भी एक क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, वहां पे तुम डिफरेंशिएशन के बारे में सोच सकते हो कि यहां पे डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो जब डिफरेंशिएशन यहां पे हो सकता है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब भी क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जब एक बदलता है तो दूसरा भी बदलेगा, वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अदर, तो एक अगर बदलेगा तो दूसरा भी बदलेगा। तो एक के बदलने से दूसरे में किस तरह का चेंज होने वाला है, हम उसके लिए स्लोप कैलकुलेट करते हैं। और जब हम इन दोनों का ग्राफ स्टडी करते हैं, तो उस ग्राफ में चेंज का पैटर्न कैसा है, कहां पे चेंज ज्यादा हो रहा है, कहां पे कम हो रहा है, इस तरह की चीजों को जानने के लिए हम डिफरेंशिएशन वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो कैसे डिपेंड कर रहा है, एक के बदलने से दूसरा कैसे बदल रहा है,
कभी तेज चेंज करता है, कभी स्लो चेंज करता है। ये सब आइडिया हमको डिफरेंशिएशन से मिलता है। डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप पता कर लेंगे तो चेंज का पैटर्न मिल जाएगा कि वो चेंज का पैटर्न कैसा है, स्लो है या फास्ट है। तो डिफरेंशिएशन ये सारी चीजें हमको बताता है। डिफरेंशिएशन का बहुत सारा एप्लीकेशन भी है कि एक क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, हम एक पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप पता करते हैं, तो इससे बहुत सारी चीजें पता कर चल जाती हैं, जिसका मैथमेटिक्स में बहुत वास्ट एप्लीकेशन है, फिजिक्स में इसका वास्ट एप्लीकेशन है। एक टॉपिक जो अगले सेशंस में हम बात करेंगे जिसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा आता है। तो आज के सेशन में जो हमने सीखा है, हम केवल इस पे बात कर रहे हैं कि किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या था वो जान लिया। एज ए स्टूडेंट तुम कैसे सोच पाओगे डिफरेंशिएशन का? तो एक क्वांटिटी दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, एक का चेंज पैटर्न दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसा है वो जानने और समझने के लिए डिफरेंशिएशन की जरूरत है। कहां पे अप्लाई हो सकता है? तो हर उस जगह पे अप्लाई हो सकता है जहां पे एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। इसी के क्रम में हम सिंपल सा तुमसे पूछते हैं, मान लो तुमने मोशन पढ़ा होगा 9th क्लास में, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि सब 10th पास बच्चे इसको देख रहे हैं। तो अगर तुमने मोशन पढ़ा होगा तो पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं और वो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ड्रॉ करते हैं, तो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ये होता है, मतलब टाइम चेंज करेगा तो पोजीशन भी बदलेगा, उसका ग्राफ ऐसा होता है। तो इस ग्राफ को तुम थोड़ा पैटर्न से समझो। तुम कुछ इक्वल टाइम इंटरवल लो यहां दो जगहों पे, ये जो टाइम इंटरवल है डेल टी दोनों जगह सेम है, लेकिन यहां से यहां जाते समय इस सेक्शन में जो पोजीशन है वो डेल एक्स अमाउंट से चेंज कर रहा है और यहां से जो पोजीशन बदल रहा है वो डेल एक्स डैश अमाउंट से चेंज कर रहा है। तुम क्या देख रहे होगे कि शुरुआत में जो डेल एक्स है वो कम है, फिर डेल एक्स डैश, इट मींस चेंज इन पोजीशन सेम टाइम में ज्यादा हो रहा है। तो चेंज इन पोजीशन सेम टाइम में ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, इसके लिए अगर वेलोसिटी भी लिखते हैं तो डेल एक्स अपॉन डेल टी होता है। फिर अगर इसके लिए वेलोसिटी लिखते हैं v डैश, तो चेंज इन पोजीशन डेल एक्स डैश अपॉन डेल टी होता है। तो पक्का तुमको दिख रहा होगा कि डेल एक्स डैश इज ग्रेटर देन डेल एक्स। तो डेल एक्स डैश अगर डेल एक्स से बड़ा है तो v डैश भी v से बड़ा है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है, इसीलिए तो इसका ग्राफ इस शेप में बनाया जाता है। अगर हम इसका ग्राफ इस तरह से बना दें तो उसका टाइम के साथ जो चेंज इन पोजीशन है वो घट रहा है, तो ये डिसेलरेटेड का हो जाता है। तो ये जो ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, भले तुमने जूनियर क्लास में ये ग्रेडियंट और स्लोप के रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये सब डिफरेंशिएशन से यहां पे तुमको पढ़ने को मिल जाएगा। जब तुम फिजिक्स में वो चैप्टर डिस्कस करोगे, पोजीशन वर्सेस टाइम का एक रिलेशन दिया जाएगा, उसके डिफरेंशिएट करके एक पार्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी पता करना होगा, एक्सेलरेशन पता करना होगा, ये सब डिफरेंशिएशन से आता है। तो डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में हर उस जगह पे यूज है जहां पे एक क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो आज के बाद जब भी तुमको ऐसा दिखेगा डिफरेंशिएशन अलग अलग जगहों पे, आई थिंक तुम पक्का यूज कर पाओगे, तुम हेक्टिक फील नहीं करोगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे करना है। तो अब ये जो हम जनरल फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए फॉर्मूला है, तो कुछ पार्टिकुलर फंक्शन और उनके डिफरेंशिएशन को तुमको याद रखना है फॉर्मूला की तरह, और कुछ रूल भी हैं, तो उन रूल्स को और उन फॉर्मूले को हम अगले सेशन में बात करेंगे। तो तुम डिफरेंशिएशन को अच्छे तरह समझ पाओ, इसके लिए अगला सेशन देखना मत भूलो, जिसमें हम तुमको एग्जाम्पल के थ्रू, फॉर्मूले के थ्रू डिफरेंशिएशन फिजिक्स में यूज करना सिखाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में।